हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों, वीआईके एजुकेशन चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराएंगे बच्चों, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में आने का चांस है बच्चों। इसमें से छाट के इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है बच्चों, जो कि सेंटअप एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग बच्चों ये पूरा वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा याद रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को मतलब कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब, हिमांक नमन, प्रसरणी दाब या फिर क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों। तो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो वह है वाष्प दाब। वाष्प दाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पूरा है, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणी दाब असामान्य होता है। यूरिया या फिर साधारण लवण या फिर ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों। चलिए बच्चों, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है, आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी आंसर पता हो वो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणी दाब असमान होता है। तो किसका होता है, तो वह साधारण लवण का होता है असमान, यानी कि ऑप्शन वन भी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या फिर ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन या फिर वास्तविक विलयन या फिर कोलाइड विलयन, क्या कहते हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन एक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पूरा है, समप्रासरी विलयन का बराबर होता है। समप्रासरी विलयन का बराबर कौन होता है। प्रसरणी दाब, वाष्प दाब या फिर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या फिर क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, समप्रसरी विलयन का बराबर होता है। कौन होता है, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रसरणी दाब होता है। कौन, तो प्रसरणी दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोला, जिनमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। यानी कि वह अयस्क क्या है, हेमाटाइट है, गैलेना है, मैग्नेटाइट है, कॉपर पैराइट है। इनमें से कौन सा दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं। उनकी इनमें से कौन सा है जिनमें कि दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, कौन सा अयस्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर पैराइट। कॉपर पैराइट में अलग अलग दो धातु उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न रहा है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है कौन सा, सिडेराइट, पैराइट, हेमाटाइट या फिर बॉक्साइट है। आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। जो भी आंसर आपको पता हो आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। यानी कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है, ऑक्साइड अयस्क कौन सा है, तो हेमाटाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। यानी कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। प्रगलन या फिर भर्जन या फिर निस्तापन या फिर निक्षालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन। प्रगलन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। यानी कि इनमें से कौन सा धातु है जिसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। CrAg या फिर Cu या फिर Zn, यानी कि जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, Ag। यानी कि Ag धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न पर है, पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, यानी कि
मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, मैग्नीज, इनमें से किसका अयस्क पैरोलुसाइड है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का अयस्क क्या होता है? तो पैरोलुसाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? यानी कि जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलेमाइन, बॉक्साइड, इनमें से कौन सा है जो कि जिंक का अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड। बॉक्साइड है जिंक का अयस्क नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 10वां का 11 नंबर प्रश्न रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? यानी कि 3 को कथन दिया हुआ है, ये 4 को। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, या फिर सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी, इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि चारों में से कौन सा कथन सही है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11 का 12 नंबर प्रश्न है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहा जाता है? यानी कि वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है, या फिर गैंग कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई मन की कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अयस्क, यानी कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो क्या कहलाता है? तो अयस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 12 का 13 नंबर प्रश्न, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड, या फिर सोडियम का ऑक्साइड, या फिर कॉपर का ऑक्साइड, या फिर जिंक का ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 13 का 14 नंबर प्रश्न, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? इसका आंसर तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा। जो भी जिसका भी आंसर पता हो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा बच्चों। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पैराइट, या फिर कॉपर ग्लांस, या फिर सीडेराइट, या फिर ग्लेना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ग्लांस, यानी कि कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लांस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का 15 नंबर प्रश्न है, पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है। यानी कि पॉलीएक्रिलेट कौन से बहुलकों का एक उदाहरण है? पीवीसी, या फिर पीवीसीएन, या फिर पीएमएमए, या फिर टेफ्लॉन का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, पीएमएमए बहुलकों का एक उदाहरण है पॉलीएक्रिलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न, संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक हैं। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है, कौन सा वो बहुलक है? नोबोलैक, या फिर नाइलॉन 6, या फिर बेकेलाइट, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है, यानी कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए कौन कौन से बहुलक है? तो ये सभी बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 16 का 17 नंबर प्रश्न, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मोनोमर, या फिर ट्राइमर, या फिर डाइमर, या फिर एनोमर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मोनोमर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 का क्या कहलाती है? तो मोनोमर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन से होते हैं? पीएमएमए, या फिर लेक्सन, या फिर नोमेक्स, या फिर कैलोर? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? बुलेट प्रूफ कांच बनाने में कौन से बहुलक प्रयुक्त होते हैं? तो वह होते हैं लेक्सन। लेक्सन बहुलक बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 18 का 19 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले
जैव बहुलक कौन सा है? डीएनए, रबर, नाइलॉन 66 या फिर टेफ्लॉन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्राकृतिक रूप से कौन से बहुलक पाए जाने वाले हैं, यानी कि जैव बहुलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। डीएनए जैव बहुलक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 19 का 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? 20वां प्रश्न क्या बोला बच्चों कि निम्न में से कौन सा बहुलक है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च, प्रोटीन या फिर मेलेमिन या फिर न्यूक्लिक अम्ल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा मेलेमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। मेलेमिन है बहुलक, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है क्या? पॉलीथीन, टेफ्लॉन या फिर पॉलीविनाइड क्लोराइड या फिर नाइलॉन 66? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो वो है नाइलॉन 66, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न पढ़ रहा है बच्चों, ब्यूना एन और ब्यूना एस, यानी कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है क्या है? प्राकृतिक रबर है या फिर संश्लेषित रबर है या फिर पॉलीथीन है या फिर लेटेक्स है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो वह है संश्लेषित रबर है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? तो संश्लेषित रबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न बच्चों, नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है? नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल या फिर एथिलीन या फिर ब्यूटाडाइन या फिर मेथिल मेथाक्राइलेट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है कौन सा है? तो उसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एडिपिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न बच्चों, फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बेकेलाइट के उत्पादन में या फिर नाइलॉन के उत्पादन में या फिर पीवीसी के उत्पादन में या फिर पॉलीएस्टाइरीन के उत्पादन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 24 का। बेकेलाइट के उत्पादन में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न बच्चों, हेमोप्रोटीन मिलती है किससे? दूध में या फिर वसा में या फिर रक्त में या फिर फलों में? तो हीमोप्रोटीन किस में मिलता है बच्चों? तो वो मिलता है रक्त में। किस में मिलता है? तो रक्त में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है, एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण क्या है? सेरीन, वेलिन या फिर एलेनिन या फिर ग्लाइसिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ग्लाइसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है? सीढ़ीनुमा संरचना किसमें पाई जाती है? डीएनए में, प्रोटीन में या फिर आरएनए में या फिर कार्बोहाइड्रेट में? तो ये तो आप लोग बच्चों जानते ही हैं कि सीढ़ीनुमा संरचना किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है डीएनए में। किसमें? तो डीएनए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है, फॉस्फेट बंध मिलता है किसमें मिलता है? प्रोटीन्स में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर नाभिक के अम्लों में? तो किसमें मिलता है बच्चों? फॉस्फेट बंध मिलता है किसमें मिलता है? तो वह मिलता है नाभिकीय अम्लों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न है बच्चों, संदेशवाहक होते हैं डीएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएनए या फिर आरआरएनए? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? संदेशवाहक कौन होते हैं इसमें? तो इसमें संदेशवाहक होते हैं एमआरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है? वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले कौन से विटामिन है? विटामिन ए डी, विटामिन ए बी या फिर विटामिन ए सी, फिर विटामिन बी डी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए डी होते हैं। वसा के साथ आंत में
अवशोषित होने वाले विटामिन हैं? कौन से? तो विटामिन ए डी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 30 का 31 नंबर प्रश्न है, उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है। उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है क्या? ग्लाइसिन, या फिर ग्लूटामिक अम्ल, या फिर एप्रोट्रिक्स अम्ल, या फिर हिस्टेडीन। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है, कौन सा है? तो वह है ग्लाइसिन ग्लाइसिन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 31 का 32 नंबर प्रश्न है, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, यानी कि क्षारीय एमिनो अम्ल का इनमें से कौन सा उदाहरण है? उदाहरण कौन सा बनेगा? तो सीरीन, हिस्टेडीन, या फिर सिस्टीन, या फिर वेलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा हिस्टेडीन, यानी कि क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टेडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 32 का 33 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पादन है। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पादन है कौन सा? पेप्टाइड, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर एमिनो अम्ल, या फिर वसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पादन है कौन सा है? तो वह है एमिनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 33 का 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल का अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल का अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, ग्लूकोज स्टार्च और सेलुलोज के जल के अपघटन से ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 34 का 35 नंबर प्रश्न है, अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो वह है एस्पार्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 35 का 36 नंबर प्रश्न है, क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण कौन सा है? यानी कि क्षारीय एमिनो अम्ल का एसिड का उदाहरण कौन सा है? तो वो है हिस्टिडीन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 36 का 37 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों, डोलामाइड खनिज में पाया जाता है, यानी कि डोलामाइड खनिज में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, Mg, या फिर CaAl, या फिर K। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा Mg। डोलामाइड खनिज में क्या पाया जाता है? Mg, मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 37 का 38 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? के लिए बच्चों ये आप लोग बताइए, सूत्र पढ़े ही होंगे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CuSO4 × 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 × 5H2O। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा और सेंटर एग्जाम में भी पूछेगा। 39 नंबर प्रश्न है बच्चों, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? यानी कि सोडियम, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा को, धोबिया सोडा को, या फिर कास्टिक पोटास को, या फिर इनमें सभी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा कास्टिक सोडा। NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो कास्टिक सोडा को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 39 का 40 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है Al, C, Mg, या फिर CO। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, C। क्या प्रयुक्त होता है? तो C होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 40 का 41 नंबर प्रश्न है बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? फेन उपलावन विधि द्वारा, या फिर विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, या फिर भर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो वो फेन उपलावन विधि द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 41 का 42 नंबर प्रश्न है बच्चों, गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है? तो वो Pb का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 42 का 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, FeAl,
इनमें से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Fe। Fe के द्वारा Fe धातु के द्वारा निष्कर्षण विद्युत क्षेत्र की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? यानी कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो किस धातु का शोधन होता है बच्चों? तो वो होता है Al, एल्युमिनियम धातु का शोधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 44 का। चलिए बच्चों 45 में वापस क्या बोल रहा है? वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड, एनोड या कैथोड में कोई या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैथोड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 45 का। चलिए बच्चों, आप सभी का यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो या फिर आपके एग्जाम के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही बच्चों, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और इस वीडियो को भी आप लोग हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।